हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल राठौड़। अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर अपन ने इस प्रकार से अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 4 के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। आप समझिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटल अंग होते हैं, बाह्य जननांग कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन देखने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे क्या कि सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर ओवेरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 1 पेयर ओवेरी, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाई जाते हैं, यानी कि बाह्य जननांग भी पाए जाते हैं। 1 पेयर ओवरीज जो होती हैं, एक जोड़े जो अंडाशय होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों कहा जाता है उसका बारे में आपको पता है कि अपन ने क्या टेस्टिस के अंदर भी पढ़ चुके थे। जो टेस्टिस होते हैं उसको भी अपन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहता है, क्योंकि वो गैमीट का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है? सेक्सुअल हार्मोन का भी निर्माण करता है, इसलिए अपन टेस्टिस को भी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। इसी प्रकार से अपन जो अंडाशय यानी कि ओवेरी होता है उसको भी अपन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये भी गैमीट यानी कि ओवा का फॉर्मेशन करता है और बाकी सारे जो हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन, उनका भी सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? अंडाशय के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अंडाशय को भी कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स यानी कि जनन नलिकाएं कौन कौन सी होती है? तो फीमेल के अंदर एक यानी कि एक मादा के अंदर जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स होती है। वो होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा और वेजाइना यानी कि योनि। यानी कि मेनली आप देख सकते हो इस प्रकार की कोई रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स होती है, जैसे फैलोपियन नलिका होती है। यूटेरस को मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर भी ताकि आपको सीक्वेंस में याद रहे। सर्विक्स होती है और वेजाइना होती है, इस सब कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स के अंदर आती है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन सी होती है? तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जिस प्रकार से अपन ने मेल में पढ़ा था आपका सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, है ना, और ये बल्बोयूटल ग्लैंड्स वगैरह, इसी प्रकार से फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है। बार्थोलिन ग्रंथि कौन सी होती है? बार्थोलिन ग्लैंड, और दूसरी होती है आपकी स्किने ग्लैंड। कौन सी दो होती है? बार्थोलिन ग्लैंड और स्किने ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर अपन बात करेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं कि बाह्य जननांग जो होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? आपका वल्वा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा भी होता है, क्लाइटोरिस होता है और हाइमन भी होता है। ठीक है, एक एक बात करेंगे अपन कि क्या क्या होता है आगे। वैसे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा सबके बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं आगे डायग्राम देखते हैं। डायग्राम किसका? डायग्रामेटिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, उसको आप देख के ढंग से। ठीक है, आप देख सकते हो कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, सबसे पहले अपन डायग्राम में किसकी बात करेंगे? ओवेरी की। देखो ये आपको क्या दिख रही है? आपको ओवेरी दिख रही है, ये गोल गोल क्या है? 2 आपकी ओवेरी यानी कि अंडाशय होते हैं। और ये जो ओवेरी यानी कि जो अंडाशय होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। ओवेरी यानी कि अंडाशय, सबसे पहले ओवेरी एंड अंडाशय के बारे में क्या देखेंगे कि अंडाशय जो होता है वो मीजोडर्म से विकसित होता है, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म्स। मेजोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम आपको पता है, ये सारी क्या होती है? परतें होती है। इससे किससे उत्पत्ति होती है? इसी प्रकार टेस्टिस की उत्पत्ति किससे हुई थी? मीजोड्रम से। इसी प्रकार से ओवेरी की उत्पत्ति किससे हुई? मीजोड्रम से। टेस्टिस को चारों ओर से घेर कर रखने वाली जो कवर होती है उसका लेयर का क्या नाम था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहां पर भी कौन होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है? जो परत होती है वो अंडाशय को चारों ओर से क्या करती है? आवृत करती है, यानी कि घेर कर रखती है। और टेस्टिस आपको पता होगा, टेस्टिस कहां पाए जाते थे? टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस का जो डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन वो कहां जाते थे? स्क्रोटम के अंदर पाए जाते थे। भाई टेस्टिस का जो विकास कहां हुआ? एब्डोमिनल कैविटी में। और पाए कहां जाते थे? स्क्रोटम के अंदर। आपको पता है टेस्टिस पाए जाते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। लेकिन अंडाशय जो होता है वो पाया भी कहां जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में, और विकसित भी कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। मैं क्या कह रहा हूं? अंडाशय जो होता है वो कहां पाया जाता है? विकसित कहां हुआ? एब्डोमिनल कैविटी में। और उपस्थित भी कहां होगा?
एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जबकि टेस्टिस में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से अपन ने मैं क्या आपकी ओवेरी के बारे में आप देख रहे हैं, ठीक है। और ओवेरी का एक मैं आपको डायग्राम भी बताना चाहता हूं कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय की जो मैट्रिक्स होती है, मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग जो होता है, मेन पार्ट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं आप, ठीक है। और आप ये देखिए कि जो ना अंडाशय जो होता है, अंडाशय के जो बाहर की तरफ, ये आपके देखते हो अंडाशय का एक डायग्राम है, अंडाशय के डायग्राम में आप बाहर की तरफ देखोगे तो क्या होती है आपकी जो दो भाग होते हैं इसके, एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है परिधीय भाग होता है, ये परिधीय वाला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं अपन कॉर्टेक्स, और जो मध्य वाला भाग जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग को, कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या पाई जाती है आपकी ओवेरियन फॉलिक्यूल्स यानी कि ओवेरियन पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जो आपका मेड्यूला वाला भाग होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है आपकी रुधिर वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं और तंत्रिका रेशे पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मेड्यूला वाले भाग में, केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। जबकि परिधीय वाले भाग यानी कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर क्या पाई जाती है आपकी ओवेरियन की फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यह आपने क्या देखा अंडाशय के बारे में। एक और लाइन अंडाशय की आप देख सकते हो, अंडाशय जो होता है वो आपका एब्डोमिनल वॉल से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, मीजोवेरियम यानी कि अंड योजिनी के द्वारा जुड़ा रहता है। भाई कोई ओवेरी है तो ओवेरी जो होती है वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, बीच में आप ये देख सकते हो, बीच में किसके द्वारा, मीजोवेरियम के द्वारा। कोई अंडाशय जो होता है एब्डोमिनल वॉल से मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, डायग्रामेटिक व्यू के हिसाब से अपन चलते रहेंगे, एक एक स्ट्रक्चर लेते रहेंगे। अब अपन बात करेंगे जैसे ही जो आपका ओवेरी यानी कि अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है, फिर उसके बाद अंडाशय के पास वाला भाग होती है वो क्या आती है आपकी फैलोपियन की नलिका है। ये अंडाशय का भाग जो होता है इसके आसपास क्या होती है आपकी फैलोपियन की नलिका होती है। फैलोपियन की नलिका क्या होती है उस बारे में देखते हैं अपन पहले, सबसे पहले, ठीक है। फैलोपियन नलिका क्या होती है, फैलोपियन नलिका के मेनली आप देख सकते हो कितने भाग होते हैं आपके, 3 भाग होते हैं, ठीक है। आपकी फैलोपियन नलिका के हम बारे में देखेंगे तो क्या होगा, फैलोपियन नलिका जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से आपके, इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, इनफंडिबुलम होता है, दूसरा एम्प्यूला होता है और तीसरा आपका इस्थमस होता है। इनफंडिबुलम जो होता है वो अंडाशय के सबसे नजदीकी भाग होता है और इनफंडिबुलम का अंगुली नुमा जो सिरा होता है वो फिम्बरी कहलाता है। फिम्बरी का कार्य होता है अंडाशय से अंड कोशिका को कलेक्ट करना। ये मैंने बताया है, सिर्फ समझाया नहीं है ना। अब मैं आपको डायग्राम के ऊपर लेके जाता हूं वापस और वहां आपको मैं बताता हूं किस प्रकार से जो है फैलोपियन नलिका जो होती है वो किस प्रकार से उसकी लंबाई वगैरह कितनी वगैरह होती है, ठीक है। अब आप देखिए इसको डायग्राम को वापस, जो फैलोपियन नलिका होती है इसकी जो लेंथ होती है कोई मीटर में होती है ऐसा कुछ, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेन काम की जो चीज होती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछी जाती है इस डायग्राम के थ्रू, वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। नीट 2024 में या क्लास 12 जो बोर्ड वाला एग्जाम दे रहे हैं इसका जो डायग्राम आता है उसको ना डिस्क्राइब करना होता है। जब नीट के हिसाब से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अपन पहली बात देखते हैं कि मैंने आपको ओवेरी के बारे में बता दिया। ओवेरी जो होती है मैंने आपको बताया कि जो आपकी फैलोपियन नलिका होती है फैलोपियन नलिका के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने बात बताया अंडाशय का सबसे नजदीकी भाग जो होता है वो आपका इनफंडिबुलम होता है। 3 भाग होते हैं मैंने बताया था, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। सबसे जो अंडाशय के नजदीकी भाग होता है आपका कहते हैं इनफंडिबुलम, उससे दूर कौन सा होता है, एम्प्यूला, और उससे दूर क्या होता है आपका इस्थमस होता है, ठीक है। इनफंडिबुलम में देखा जाए मैंने आपको आगे एक पॉइंट बताया कि इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के क्या होता है कि जो इनफंडिबुलम जो होता है, इनफंडिबुलम में क्या अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट ऑन इनफंडिबुलम। और ये जो फिम्बरी जो होती है यानी कि जो इनफंडिबुलम के अंदर जो अंगुली नुमा संरचना होती है इसको नाम दिया अपन ने फिम्बरी। और इस फिम्बरी का काम क्या होता है, फिम्बरी का काम होता है जब अपन आगे मैं आपको मेस्टोसाइकिल वगैरह बताऊंगा और जब आपको कंप्लीट ओवेरियन oogenesis की प्रक्रिया बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, फट जाती है जब वहां से सेकेंडरी oocyte जो होती है वो क्या करती है, निकलती है। यानी कि अंडाशय के अंदर से जो सेकेंडरी oocyte निकलती है यानी एग सेल यानी कि अंड कोशिका जो होती है वो निकलती है, तब इस फिम्बरी का काम क्या करता है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करने का कार्य करती है। ये जो आपके ओवेरी थी, ओवेरी से क्या हुआ आपका, ओवेरी के अंदर क्या थी आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स, वो फटा,
ग्राफियन फॉलिकल्स फटा तो सेकेंडरी जो oocyte कोशिका थी, जो सेकेंडरी oocyte क्या होती है आपकी, जो एक्सेल होती है वो क्या करती है, वो फिमरी के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है, ऐसे कलेक्ट किया जाता है। तो ये आगे वो जो कलेक्ट करके आगे ना प्रोसेस में भेजती है, फैलोपियन नलिका से होते हुए यूटेरस में भेजती है। ये काम क्या होता है, फिमरी का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनफंडिबुलम के बाद होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर अपन देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, एम्प्यूला के अंदर होती है। जब आपका कोई मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जहां मिलते हैं वो जंक्शन होता है, एम्प्यूला जंक्शन होता है। पुरानी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहां पे जब भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो वहां पे लिखा जाता है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन होता है। लेकिन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, एम्प्यूला वाले क्षेत्र में होती है। उसके बाद अंडाशय से दूर वाला भाग जो होता है वो कहता है आपका इस्थमस होता है। इस प्रकार से आपकी फैलोपियन नलिका थी। उसके बाद फैलोपियन नलिका जो होती है वो कहाँ किस में खुलती है, आपकी फंडस वाले भाग में खुलती है। फंडस इज ए पार्ट ऑफ यूटेरस, ये आपका एक यूटेरस का क्या होता है, एक भाग होता है। फंडस वाला भाग ये होता है आपका क्या, फंडस वाला भाग। मैंने आपको ये बताया कि फैलोपियन नलिका की जो लेंथ होती है, मैंने आपको बोला कि मुझे पता नहीं, बट मैं आपको कहता हूं 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी फैलोपियन नलिका की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से क्यों, क्योंकि भाई सीलिया उसमें प्रेजेंट होगी तभी तो क्या था, स्पर्म को वो आगे बढ़ाएगी, वरना तो स्पर्म आगे नहीं जाएंगे। तो सीलिया का काम कहता है इस प्रकार से चलते रहेंगे तो कहता है स्पर्म के आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। उसके बाद मैं बताता हूँ यूटेरस की बात कर रहे थे, तो यूटेरस के अंदर मैंने आपको बताया ऊपर वाला पार्ट होता है आपका फंडस होता है। फिर क्या था आपका 3 लेयर उगाई जाती है। क्या होती है, 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी 3 लेयर, सबसे बाहरी परत को अपन क्या कहते हैं, ये जो सबसे रेड कलर की आपको सबसे बाहरी परत दिख रही है, इस परत का नाम क्या होता है, पेरीमेटेरियम। क्या नाम होता है, पेरीमेटेरियम जो होती है सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है आपकी, पेरीमेटेरियम होती है। और उसके बाद में आपकी जो ये आपकी मध्य लेयर दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की आपको, ये वो कौन सी होती है आपकी, मायोमेटेरियम। और सबसे जो आंतरिक परत होती है वो कौन सी होती है आपकी, एंडोमेटेरियम होती है, वो सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय में कौन कौन सी 3 परत होती है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम। पेरीमेटेरियम जो होती है वो आपकी बाह्य झिल्लीनुमा होती है, यानी कि मेम्ब्रेनस लेयर होती है, बाह्य परत होती है और मेम्ब्रेनस लेयर होती है। मायोमेट्रियम जो होती है आपकी मध्य परत होती है और मस्क्यूलर होती है, यानी पेशीय होती है। तीसरी होती है आपकी एंडोमेट्रियम जो आंतरिक होती है और ग्रंथि यानी कि ग्लैंडुलर होती है। क्या मतलब इनका, जो बाह्य झिल्लीनुमा परत होती है, जो परत मेम्ब्रेनस लेयर होती है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम। जब प्रसव की प्रक्रिया मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब किसी फीमेल के अंदर जब वो बेबी को डिलीवर करती है, प्रसव की प्रक्रिया होती है, तो उस समय जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा किस लेयर को अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एंडोमेट्रियम, जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे पहली फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जो 3 से 5 दिन की होती है। उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो किसके टूटने से होती है, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की जब एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो टूट जाती है, उसी समय क्या होती है आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। ठीक है, एक एक लाइन है कि गर्भाशय जो होता है वो मीजोमेट्रियम के द्वारा एब्डोमिनल वॉल से क्या होता है, जुड़ा होता है। समझ में आ रही बात। अरे आपने एक बात और आगे में बताई थी कि अंडाशय जो होता है वो एब्डोमिनल वॉल से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, अंडाशय जो होता है वो एब्डोमिनल वॉल से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, मीजोवेरियम के द्वारा। जबकि जो गर्भाशय होगा वो भी तो किसी एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहेगा ना, तो वो किससे जुड़ा रहता है, मायोमेटेरियम के द्वारा जुड़ा रहता है, सॉरी मीजोमेटेरियम के द्वारा जुड़ा रहता है। अंडाशय किससे जुड़ा रहता है, मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ा रहता है एब्डोमिनल वॉल से। यूटेरस जो होता है वो एब्डोमिनल वॉल से मीजोमेटेरियम के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, और गर्भाशय जो होता है वो आपको पता है उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है। इस प्रकार से जो होता है वो उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना कौन सी होती है आपकी, यूटेरस यानी गर्भाशय होता है। ठीक है, और कोई डायग्राम में कुछ बाकी तो नहीं रहा क्या? अच्छा, अब इस डायग्राम के थ्रू अपन वापस क्या देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे क्या कि जो है ना कि उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि जो सबसे पहले अपन ये देखेंगे लास्ट में जो बचा है वो क्या आती है। आप नीचे की तरफ देखोगे किसी भी गर्भाशय के अंदर तो वहां पे क्या होगा, सर्विक्स कैनाल होती है, यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे, सर्विक्स कहते हैं। और
ये जो सर्विक्स कैनाल होती है, बस बता रहा हूं मैं एक बार वापस ढंग से देखिए, ये क्या आपकी सर्विक्स कैनाल, और ये नीचे की तरफ होती है आपकी कहते हैं वेजाइना। तो सर्विक्स कैनाल और वेजाइना को क्या कहते हैं अपन, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जन्म कैनाल भी कहा जाता है। और आपको मैंने बता दिया कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो तो आपका सर्विक्स होता ही है, ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम खत्म हो गया है। अब अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किसकी बात करने वाले हैं। अब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करेंगे किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन किसकी बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और या फिर अपन इसको अपन किस नाम से जानते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या मतलब वेस्टिबुलर ग्लैंड में, वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी अपन एक हॉल में प्रवेश करते हैं, जो उसका जो प्रवेश द्वार होता है ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। जैसे कि मादाओं में जो बाह्य जननांगों में प्रवेश करने वाला जो भाग होता है, मादाओं के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले जो अंग होते हैं, बाह्य जननांग होते हैं, उसमें जहां प्रवेश करते हैं उसको अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं। उस प्रकार से इस प्रवेश के अंदर करते हैं तो उसके आसपास जो क्या ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए उसको अपन वेस्टिब्यूलर ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या समझाया मैंने वेस्टिब्यूलर ग्रंथियों के बारे में, मैंने क्या समझाया आपको कि मैंने आपको ये बताया वेस्टिब्यूलर ग्रंथियों के बारे में कि किसी भी हॉल में अगर जब अपन प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, जो प्रवेश करते हैं उस वाले भाग को अपन वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इसी प्रकार से जो बाह्य जननांग होते हैं, बाह्य जननांग में प्रवेश करने वाले जो है ना, उसके ऊपर आसपास जो ग्रंथियां पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मतलब ये वेस्टिबुलर ग्लैंड के अंदर किसकी बात करेंगे, बारतोलिन ग्रंथि की। सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले, बारतोलिन ग्रंथि की बात करेंगे। बारतोलिन ग्रंथि को अपन ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका मतलब वो बड़े भाग पर खुलती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। किसको, बारतोलिन ग्रंथि को, ठीक है। बारतोलिन ग्रंथि जो थी वो आपकी योनि छिद्र के दोनों ओर क्या था, उपस्थित होती है। बारतोलिन ग्रंथि जो थी वो आपकी योनि छिद्र के दोनों ओर क्या थी, आपकी उपस्थित होती है। योनि छिद्र यानी कि वेजिनल ओरिफिस होता है, उसके बोथ साइड में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी बारतोलिन ग्लैंड होती है। बारतोलिन ग्लैंड जो थी वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के क्या होती है, आपकी होमोलोगस होती है, समजात होती है। समजात का क्या मतलब होता है, वो ग्रंथियां जो उत्पत्ति में क्या हो समान लेकिन कार्य उनके क्या था भिन्न हो, उसे क्या करते हैं अपन, समजात कहा जाता है। तो ये जो बारतोलिन ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, आपकी होमोलोगस होती है। और इनका काम क्या होता है, वेजाइन योनि में स्नेन करना। जब कॉपुलेशन के दौरान जब आपको लुब्रिकेशन जो मिलता है वो किस ग्लैंड से मिलता है, बारतोलिन ग्लैंड से मिलता है। और ग्रंथियां होती है, दूसरी कौन सी ग्रंथियां होती है, स्किन ग्लैंड होती है। स्किन ग्लैंड क्या करती है, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी से कहा जाता है, यानी कि ये छोटे वाले भाग पर पाई जाती होगी। यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग के नीचे की ओर क्या था, ये पाई जाती है। अगर यूरेथ्रा है यहाँ पे, इसके नीचे की ओर क्या पाई जाती है, स्किन ग्लैंड। डायग्राम से आगे मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और ये जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। स्किन ग्लैंड जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। बारतोलिन ग्रंथि जो होती है वो आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के क्या होते हैं, होमोलोगस होती है, ठीक है। अब बस याद रख से बी से बी, बी से बारतोलिन, बी से बल्बो, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, बस एक टॉपिक बचा लास्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बाह्य जननांग क्या होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बाह्य जननांग को अपन एक शब्द, एक टर्म में कहते हैं, उसको वल्वा यानी भग कहा जाता है। एक टर्म में इसको अपन क्या कहेंगे, वल्वा यानी कि भग कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे सबसे पहले अपन मॉन्स प्यूबिस की, लेबिया मेजूरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि फीमेल के अंदर बाह्य जननांगों के नाम होते हैं। डायग्राम देखिए आप ढंग से, डायग्राम ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। डायग्राम क्या होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, सबसे पहले अपन देखते हैं मॉन्स प्यूबिस यानी प्यूबिक एरिया भी इसको कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस यानी कि प्यूबिक एरिया में स्किन और प्लस प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। जो आपकी ये आपका जो पार्ट होता है फीमेल का, है ना, ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, मॉन्स प्यूबिक। इस एरिया को अपन कहते हैं मॉन्स प्यूबिक कहते हैं। ये वाला सॉरी, ये वाला पार्ट कौन सा आपका, प्यूबिक एरिया यानी कि मॉन्स प्यूबिस भी से कहा जाता है। यहाँ पे कहते हैं स्किन पाई जाती है, आप देख सकते हैं, आप स्किन होती है और कहते हैं या प्यूबिक हेयर भी होते हैं, छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं और स्किन हेयर भी होती है। ओके, उसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं, उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि मॉन्स प्यूबिस के बाद लेबिया मेजूरा।
लेबिया मेजोरा, आउटर लिप्स यानी कि लेबिया मेजोरा, ये जो आपके होठ रूपी संरचना दिखती है ना, इसको अपन कहते हैं लेबिया मेजोरा कहते हैं। जबकि लेबिया माइनोरा यानी कि इनर लिप्स, जो होठ रूपी संरचना जो आंतरिक होती है, उसको अपन कहते हैं लेबिया माइनोरा भी कहते हैं। ये क्या है आपका लेबिया माइनोरा, और ये क्या है आपका लेबिया मेजोरा। अरे भाई आप ध्यान दे रहे हो या कुछ और ही ख्याल आ रहा है आप सबके अंदर? आप यहाँ ध्यान दीजिए, टॉपिक के अंदर मैंने बताया कि ये क्या आपका लेबिया मेजोरा, आउटर लिप्स इनर की साइड में होता है, वो क्या था आपका लेबिया माइनोरा होता है। ठीक है, उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? हाइमन की। हाइमन एक क्या होती है? हाइमन एक ऐसी क्या होती है? झिल्लीनुमा परत होती है, जो मैंने आपको बताया था कि जो झिल्लीनुमा एक परत है, तो फर्स्ट बार जब कॉपुलेशन करते हैं तो उस समय ये फट जाती है, ऐसा ये मानना है कि ये फट जाती है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है इंटरनल। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि हाइमन का टूटना है ना कॉपुलेशन का सूचक नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी फीमेल के अंदर हाइमन टूटी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसने सेक्स वगैरह कर ही रखा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाइमन जो होती है वो आपकी घुड़सवारी करने से भी टूट सकती है, आप प्लेइंग स्पोर्ट में खेलते हो उस वक्त भी टूट सकती है, रस्सी कूदना वगैरह किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हाइमन टूट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल ने कॉपुलेशन किया है। ठीक है, फिर आपका कहते हैं ऊपर की ओर कहता है आपका ब्लेडर ओपनिंग होती है, मूत्र मार्ग छिद्र ऊपर की ओर होता है, और नीचे क्या होता है आपका वेजाइनल ओपनिंग होती है, जहां पर पेनिस प्रवेश होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो स्किन ग्लैंड होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, और बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है। तो मैंने बोला था कि जो आपकी बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो कहां प्रेजेंट होगी ये देखिए आप, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वेजाइनल छिद्र के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप, कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये वेजाइनल छिद्र है, इसके दोनों साइड में कौन सी प्रेजेंट है? बार्थोलिन ग्लैंड। जबकि मैंने क्या बताया था, स्किन ग्लैंड जो होती है वो कहां होती है? आपके यूरेथ्रा के नीचे। ये क्या होता है आपका यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के नीचे क्या पाई जाती है? आपकी स्किन ग्लैंड पाई जाती है। तो मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू से भी आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आपकी एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या क्या होती है। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की इस प्रकार से आप देख सकते हो। मोटा मोटा अपन ने सारा डिस्कशन कर दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक ओवरव्यू देखे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर ओवरी पड़ी, रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स पड़ी, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पड़ी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पड़ा। 1 पेयर ओवरीज में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी इसे कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स में अपन ने फैलोपियन नलिका आती है मेनली, और आप कह सकते हो सर्विक्स वगैरह आती है रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स में। ये तो मैंने आपको याद करने के हिसाब से सीक्वेंसली बता दिया। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में बार्थोलिन पड़ी, स्किन ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने आपको बताया, वल्वा, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, ये सारे आ गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन को मैंने आपको बताया कि 3 भाग होते हैं। फैलोपियन नलिका होती है, इसके 3 भाग होते हैं, इन्फंडिबुलम होता है, एम्प्यूला और स्टमस होता है। ठीक है, उसके बाद में ओवेरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ओवेरी होती है, उत्पत्ति में मेजोडर्मल होती है, परत कौन सी होती है, चारों ओर से घेरती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद में गर्भाशय के बारे में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेस्टोसाइकिल के दौरान कहते हैं टूट जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ग्लैंड्स बताइए, बार्थोलिन स्किन है, बार्थोलिन का कार्य कहता है वेजाइना में स्नेह प्रोवाइड करवाती है, यानी कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। स्किन ग्लैंड जो होती है वो क्या करवाती है? यूरेथ्रा के नीचे की ओर होती है। दोनों ग्लैंड्स का काम तो ये होता है योनि में स्नेहन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इस प्रकार से अपने डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो आज आपने मतलब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्शन चैप्टर का मतलब जो वुमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है उसका अपन मैंने 4th लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आगे और देखेंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे लेक्चर। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, rahul.official। इसकी जो PDF होती है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर लूंगा। ओके, और थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे ये जो इतनी देर तक पढ़ाई की है उसके लिए सो वेरी थैंक यू। और अगर पसंद आए वीडियो वगैरह लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और कुछ भी गड़बड़ लगे, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज आप जरूर मेरे को एक बार बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।